आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस नारे दीदी ओ दीदी के मायने समझ आ गए होंगे। आज बंगाल की शेरनी ने दिल्ली के तमाम सूरमाओं को चित कर दिया है। दीदी ने बता दिया है कि वही दादा हैं और उनके सामने दिल्ली का कोई दादा नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अपने किस अंदाजे बयान में वो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस वक्त देश के दो सबसे ताकतवर शख्सियतें हैं, उनको आड़े हाथों ले रही हैं। किस तरह से, आइए सुनते हैं उनका हिंदी में ये बयान। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है। आपके स्क्रीन पर यह है अल्पन बंदोपाध्याय, ये चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के, और प्रधानमंत्री पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल, वहां पर जो चक्रवात आया होता है, वहां जो तूफान आया होता है, उसका जायजा लेने। ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी को भी बुलाया होता है। शुवेंदु अधिकारी कहने को नेता विपक्ष हैं, मगर हकीकत यह है कि इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं थी कि आपको नेता विपक्ष को वहां बुलाने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने गुजरात में कभी नेता विपक्ष को नहीं बुलाया, उन्होंने बिहार में भी नेता विपक्ष को नहीं बुलाया था जब भी प्रधानमंत्री वहां गए थे। तो फिर यहां शुवेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया था? तो ममता बनर्जी ने उस बैठक में शिरकत नहीं की। जैसे ही वो इस बैठक में शिरकत नहीं करती, होता क्या है, अल्पन बंदोपाध्याय, जो कि उनके चीफ सेक्रेटरी थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया जाता है। जी हां, उनका रिटायरमेंट हो रहा होता है, उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन देकर उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है। क्यों? ताकि उन्हें पनिश किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। और यहां पर दोस्तों ममता बनर्जी चलती हैं अपना ब्रह्मास्त्र, अपना मास्टर स्ट्रोक। ममता बनर्जी जो चाल चलती हैं, उसका नतीजा यह होता है कि अल्पन बंदोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और न सिर्फ इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी उन्हें अपनी सरकार में सलाहकार नियुक्त कर लेती हैं। यानी कि इन्हें लगा था कि हम पत्ता चल देंगे, मगर ममता बनर्जी उनके चेहरे पर तुरुप का पत्ता मारा है। ममता बनर्जी किस तरह से प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रही हैं, यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मन की बात का प्रधानमंत्री बना दिया। सुनिए ममता बनर्जी के तेवर। The central government, whenever they will desire, they will call them. Are they at the bonded labor? They are not. Central government cadre, we respect them. State government cadres, we respect. You can call central pool cadres, but without state consultation, you cannot. I can call also. There are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together, and state service officer also, please be together. और दोस्तों बात वहां नहीं रुकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब
केंद्र सरकार क्या करने जा रही है आपके स्क्रीन पर यह टाइम्स नाउ की एक खबर जिसके मुताबिक गवर्नमेंट सोर्सेस से चार्जशीट विल बी इश्यूड एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय डिस्पाइट ही सुपर एनुएटिंग टुडे। यानी कि अब सरकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ चार्जशीट करने जा रही है, मगर ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें करने से आप कहीं ना कहीं नौकरशाहों के मोराल, उनके हौसले पर हमला कर रहे हैं। क्या कहा ममता बनर्जी ने, सुनिए 30 सेकंड का उनका यह बयान। They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal, unconstitutional, and we do not know who are their political advisors. Maybe some political advisor, this Prime Minister and Home Minister. It's really danger for the country. And it is not only they are going to bulldoze the federal structure, they are going to the moral of the bureaucrats throughout the country. दोस्तों हकीकत यह है कि भाजपा जो है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह इस बात को हजम नहीं कर पाए हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि 215 कम से कम 215 सीटें यहां पर हासिल की हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंग्रेजी में एक जुमला है, दे आर बैड लूजर्स। खराब जो हैं लूजर्स हैं, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हार हजम नहीं कर सकते, और यह मामला साबित हो रहा है। और आप जानते हैं इसके जरिए ममता बनर्जी ने 2 या 3 चीजें साबित की हैं। सबसे पहली बात, ममता बनर्जी ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य चुनौती देने वाले राजनेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी बेबाकी से, पूरी दबंगई से अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है ये शख्सियत, यानी कि ममता बनर्जी। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों के पास यह मौका था, वो प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले सकते थे, मगर पूरे भारत में तमाम राज्यों में एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रहा था। लोग ले रहे थे मगर अपने अंदाज में, मगर ममता बनर्जी की दबंगई किसी में नहीं दिखाई दे रही थी। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने एक बार गुस्से में तमतमा के बाहर आए थे और प्रधानमंत्री को उंगली दिखा दिखाकर जो है उन्होंने कोसा था। मगर पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि केजरीवाल जो हैं, अरविंद केजरीवाल, वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं केंद्र सरकार को लेकर। अमित शाह के सामने वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते थे, मगर ममता बनर्जी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं, ममता बनर्जी 1, मोदी सरकार 0, यानी कि ये राउंड एक बार फिर ममता बनर्जी जीत गई हैं। आपको समझना होगा कि ममता बनर्जी अपने नौकरशाहों को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, किस तरह से संरक्षण देती हैं। एक तरफ आपके स्क्रीन पर यह है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना सीबीआई के एक अधिकारी, और वो हमेशा से ही मोदी सरकार के मुलाजिम रहे, मोदी सरकार के वफादार रहे। मगर जब सीबीआई का नेतृत्व करने की बारी आई, इन्होंने राकेश अस्थाना को दूध में से मक्खी की तरह हटा दिया। मगर अल्पन बंदोपाध्याय का साथ ममता बनर्जी लगातार देती रही। और आपको अल्पन बनर्जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, थोड़ी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। कुछ दिनों पहले अल्पन बंदोपाध्याय के भाई अनजान बंदोपाध्याय, जो कि एक पत्रकार थे, एक न्यूज एंकर थे, उनकी मौत हो गई थी कोरोना से। आप सोच सकते हैं दोस्तों अल्पन बंदोपाध्याय के परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा। और इस वक्त भी मोदी सरकार अल्पन बंदोपाध्याय को परेशान कर रही थी। आपके घर में एक त्रासदी हुई है, मगर अगर आपको सरकार टॉर्चर करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? यही काम मोदी सरकार कर रही थी। उनका साथ तो देने की दूर की बात है, मगर उसे टॉर्चर कर रही थी। ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं और उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय का साथ दिया है। और अब नतीजा यह है कि अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के सचिव बन गए हैं, उनके निजी सचिव बन गए हैं। क्योंकि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि मेरी प्राथमिकता है इस वक्त, जो मेरे राज्य के सामने कोरोना संकट है, मेरे राज्य के सामने जो तूफान है, उससे जो तबाही हुई है, उससे लोगों को बचाना, यह मेरी प्राथमिकता है। ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं साफ है। मगर हम देख रहे हैं हुआ क्या है, हार के बाद
एक तो अपने पालतू चैनल्स के जरिए पश्चिम बंगाल को बदनाम करना, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेना, जो सरासर गलत था। और गलत कैसे था यह साबित कैसे हुआ? जब अदालत ने उन सभी को बेल दे दी। क्योंकि अगर इतने गंभीर मामले होते तो क्या अदालत उन्हें बेल देती? चारों के चारों मंत्रियों को बेल मिल गई। इससे पता चलता है कि सीबीआई अमित शाह के नेतृत्व में किस प्रतिशोधात्मक सोच से, किस रिवेंज से काम कर रही थी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। हकीकत दोस्तों यह है, ममता बनर्जी सच बताएं तो मोदी सरकार के लिए नासूर बन गई हैं और एक कांटे से कम नहीं है। वो लगातार चुनौती दे रही हैं और वो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं दोस्तों, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि देश का एक संघीय ढांचा है और उस संघीय ढांचे के हिसाब से हमको चलना होता है, जहां राज्य सरकारों की इज्जत केंद्र सरकार को करना पड़ेगा और उसी तरह से राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इज्जत करेंगे। ये 2 वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ से होगा। मगर लगातार हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकारों को रौंदने का काम करती है। इनको लगता है कि अगर हम एक जगह सत्ता हासिल नहीं कर पाए तो या तो हम वहां के विधायक खरीद लें, या विधायक नहीं खरीद पाए तो फिर हम इसी तरह से परेशान करें जैसा कि 200 सीटों वाली ममता बनर्जी सरकार को परेशान कर रही है भाजपा सरकार। जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा इस वक्त पश्चिम बंगाल के खिलाफ चलाया जा रहा है और इन्हें साथ मिल रहा है इनके पालतू मीडिया का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आज जब इस घटनाक्रम का प्रचार प्रसार होगा प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में तो निशाने पर ममता बनर्जी होंगी। मगर एक हकीकत यह भी है दोस्तों कि इन न्यूज चैनल्स की, इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। तो ये लोग अपनी तरफ से जैसा भी प्रोपेगेंडा चलाएं, क्योंकि उन्होंने यही प्रोपेगेंडा चलाया था पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान। पूरी देश ये सोचने लग गई थी कि भाई बीजेपी वहां पर 170 से 200 सीटों के साथ जीतने वाली है। मगर हुआ क्या? आप सबके सामने जो हैं नतीजे हैं, परिणाम हैं। दुख की बात यह है दोस्तों, इस वक्त मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। कोरोना संकट है, इसके बाद तीसरी लहर, जी हां तीसरी लहर कब आ सकती है इस बात को लेकर भी एक चिंता है। मगर क्या मोदी सरकार अपनी तरफ से कोई प्लानिंग कर रही है? जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस खबर के मुताबिक उन्होंने अभी से तैयारी कर दी है, इसलिए उन्होंने अपने लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है कुछ दिनों के लिए। वो मान रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इससे हमें तैयार रहना चाहिए। मगर क्या आप मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का बयान सुनते हैं? अर्थव्यवस्था की बात करते हैं आपके स्क्रीन पर। Indian economy contracts 7.3% in financial year 21, worst in over 4 decades. भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में -7.3% है। हमारी अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही है दोस्तों। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार को इस बात की कोई चिंता है? क्या इस बात को लेकर कोई प्लानिंग हो रही है? आपकी प्लानिंग सिर्फ एक है कि मुझे किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करना है। 8 महीनों बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपने पिछले रविवार को बैठक भी कर ली। कोरोना को लेकर आपने कोई प्लानिंग नहीं की, मगर हां उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए आप बैठक करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही है दोस्तों। हो सकता है आप इस सरकार के समर्थक हों, मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार कोरोना को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रही है? तीसरा वेव आ सकता है, उसको किस तरह की प्लानिंग कर रही है? क्या सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से ऐसे कोई दिशा निर्देश हैं? आज की तारीख में हर राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा है, मगर क्या प्रधानमंत्री उनसे मंत्रणाएं करते हैं? जब उद्धव ठाकरे उन्हें फोन करते थे तो उद्धव ठाकरे को कहा जाता नहीं, प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं। क्या कर लिया आपने? 75 सीटों के लिए आपने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया और आप अपने मुख्यमंत्री को सुनने को राजी नहीं है। यह हकीकत है दोस्तों, और अपने आप में एक बहुत गंभीर हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बहरहाल ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि दीदी ही असल दादा हैं और उनके सामने इस तरह के पैंतरे नहीं चलने वाले हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और वो कहीं ना कहीं एक सीख दे रही हैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों को जो अपनी रीढ़ खो चुके हैं। जी हां, जो अपनी आवाज खो चुके हैं। उन्हें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। नमस्कार।